हूर को दादों के साथ सोने की आदत हो गई थी। वह दादों से इनकी शादी की, बचपन की, दादा अबू की सब बातें सुनते सुनते सो जाती थी। आप इंडिया में कहाँ रहती थी? हूर को मज़ा आ रहा था ये सब सुन के। हम लोग अमृतसरी के रहने वाले लोग थे। वहाँ सिख भी रहते थे, हिंदू भी, मुसलमान भी। दादों माजी में पहुँच गई थी। क्या तब भी हिंदू मुसलमानों को तंग करते थे? हूर को बहुत कुछ जानना था। नहीं, मेरी तो दोस्तें थी, जैसे अब सब मोहल्ले में रहते हैं हम भी ऐसे ही रहते थे। बल्कि हम सब मिलके एक दूसरे के घर खेलने जाते थे। दादू, आपका दिल करता है वापस अपनी जगह जाने को? हूर को याद था इसे अपना पुराना घर कितना याद आता था। दादू को भी तो आता होगा। अब वहाँ हमारा कुछ नहीं रहा, हमारा जो भी है यही है अब। दादू के लहजे में वतन की मोहब्बत बोल रही थी, जिसके लिए वो सब छोड़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, अहद कहाँ है? असद सुबह सुबह अहद से मिलने चला आया था। इसे इसके मसला इश्क ने पूरी रात सोने नहीं दिया था। वालेकुम अस्सलाम खाला की जान, सुबह सुबह खैरियत है ना? मारिया बेगम ने उलझते हुए पूछा। वो अपने बच्चों को अच्छे से जानती थी। 12 बजे से पहले आंख नहीं खुलती थी कि जाके वो तैयार होकर 10 बजे इनके घर मौजूद था। जी खाला, बस अहद से काम था। असद को भी एहसास हुआ कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया है, पर अब इसे अहद से बात करनी थी। वो बस इतना ही इंतज़ार कर सकता था और इनके लिए किसी भी सवाल से बचने के लिए अहद के कमरे की तरफ चला गया। आज हूर मैडम सुबह सुबह छत पे मौजूद थी। वजह 1 अप्रैल था और नज़र घुमाते घुमाते सामने हिटलर आंटी के घर पे जाके रुक गई। क्या करूं? हूर को बाद में पता चला था कि पेंट वाली बात भी आंटी हिटलर ने बताई थी। अब आएगा मज़ा। हूर के चेहरे में शैतानी मुस्कुराहट थी और मासूमियत से ही गायब थी। वो नीचे गई और एक ख़त लिखा। 3 साल पहले यहाँ एक कत्ल हुआ था और अब एक और होगा। शाम तक घर खाली कर दो वरना अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। हूर ने कहीं से सुना था कि आंटी हिटलर के घर जब पहले रहते थे इनकी बेटी का कत्ल हुआ था, तभी वो लोग चले गए थे। इसे नहीं पता था कि इस बात से आंटी हिटलर को भी भेजा जा सकता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? हूर ने खत तय करते हुए सोचा और खत जाके आंटी हिटलर के घर के दरवाजे से अंदर फेंक दिया और हूर घर आकर सबके उठने से पहले सो गई। आप भी जल्दी उठो, फारी ने हूर को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। क्या हुआ? कौन सी क़यामत आ गई? हूर को बहुत गुस्सा आता था जब कोई इसे सोई हुई को उठाता था। आपी, आंटी हिटलर जा रही है। फारिया की बात सुन के हूर की आंखों के सामने सुबह का मंजर घूम गया। क्या वाकई जा रही हैं? हूर को यकीन नहीं आ रहा था कि खत का इतना असर होगा। हाँ आपी, किसी ने धमकी बड़े खत लिखे कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, ये वो। फारिया के बताने में हो चूंकि बेटी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा था। खैर, इनको भेजना मकसद था। अब कुछ भी कहती फिरे। आप भी क्या सोच रही हो? फारिया ने मशकूक नज़रों से देखा। कुछ नहीं, जैसी हुई थी हमारे मोहल्ले की रौनक थी, हूर ने अफसरदा लहजे में कहा। अंदर से तो लुडियाँ डालना चाह रही थी। चलो हुरिया, तुम्हारी निगरानी रखने वाली जा रही है, हानिया ने आंख मारते हुए कहा। अब बताओ क्या करना है? आज अप्रैल फूल है? इमर ने पूछा। अप्रैल फूल तो ये मना चुकी, मुइज़ ने हूर को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हूर ने चौंक के मुइज़ को देखा जो इसे देख कर मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? कैसे? किसे फूल बनाया? वहीं इनको बेसब्री से इंतज़ार था हूर के कारनामे का। मैंने कुछ नहीं किया इस बार, हूर ने खुद को नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया और किसी के कुछ कहने से पहले वॉशरूम में घुस गई। आज अपना नाम बता दो प्लीज़। वो फिर से इसके सामने इल्तिजा कर रहा था। वो लंबे बाल पुश्त पे बखेरे मुंह दूसरी तरफ किए खड़ी थी। मेरी तरफ देखो, इसने फिर से इल्तिजा की। एक लफ्ज़ ही बोल दो बस। इसके कहने पे वो मुड़ी। अभी इसने लब खोले ही थे कि हाथ को लगा किसी ने समुंदर में धक्का दे दिया है। वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठा और अपने सामने असद को हाथ में पानी का जग लिए खड़ा देखा और खुद वो पूरी तरह भीग चुका था। असद ने ऐसे ऐसे बैठे देखा तो इसे एहसास हुआ कि अब इसकी खैर नहीं। तभी हाथ उठाकर बोला, बुरा ना मानो, गर्मी है। और असद की इस बात पे अहद ने पास पड़ा बर्फ़ का जार असद के सर पर अंडेल दिया और इसी के अंदाज में कहा, बुरा ना मानो, गर्मी है। असद को लगा वो मरी में बर्फ़ के नीचे बैठ गया। फिर एक दूसरे की शक्ल देखकर वो दोनों हंस दिए। अच्छा, अब बता क्या मसला है? असद और अहद कपड़े बदलकर सोफे पे बैठे थे। नीचे बेड तो सारा गीला हो गया। तरफ असद अहद को घेरे बैठा था। कौन सा मसला? अहद को समझ नहीं आया कि किस बारे में पूछ रहा है। वही मसला, इश्क के बारे में। क्या जानना चाहता है और क्यों? असद ने बेचैनी से पूछा। यार कुछ नहीं, वैसे ही जनरल सवाल किया था। अहद ने बात टालने की आखिरी बार कोशिश की। जानता था कि सामने बैठा शख्स इसकी रग रग से वाकिफ है, बिना जाने जान नहीं छोड़ेगा।
अच्छा फिर ख्वाब में किसका नाम जानने के लिए तड़प रहा था? असद के पूछने पर अहद का मुंह खुल गया। मतलब वो इतना बेचैन होता है? असद ने अहद का मुंह बंद किया और इसे बोलने का इशारा किया, और अहद आंखें बंद करके फिर इस दुनिया में खो गया जहाँ वो थी और असद था। अहद था। वो कौन है मैं नहीं जानता, दुनिया में है भी या मिस मेरा गुमान है ये भी नहीं जानता, इसका नाम क्या है, इसकी आवाज़ कहती है नहीं पता। बस वो मेरे ख्वाब में आती है, खामोश, जैसे ना बोलने की कसम खाई हो। पहले तो लगता था बस मेरा गुमान है, पर अब मैं इसे अपने सामने देखना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ वो बोले, चाहे कुछ भी, पर एक लफ्ज़ बोले। मैं इसे सुनना चाहता हूँ, इसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरी आंखों के सामने हो बस। अहद आंखें बंद किए अपने दिल की बातें कर रहा था। रसद ने दिल से दुआ की थी कि अगर इस लड़की का वजूद दुनिया में है तो वो अहद को मिल जाए। कब से हो रहा है ये सब? असद ने कुछ सोचते हुए पूछा। याद है वैलेंटाइन डे पे हम रेड लाइट एरिया गए थे? अहद ने असद से ज़्यादा खुद याद किया वो दिन। इस दिन से आ रही वो ख्वाब में, अहद ने बेबसी से कहा। तभी तो इस वक्त बाद वहाँ जाने से चिढ़ता है, असद ने मजाक बनाया, और अहद ने मुंह। आप भी पापा आ रहे हैं, आज तुम भी कुछ हेल्प करवा दो। वो सब खालिद साहब के आने की तैयारी कर रहे थे। तुम लोग कर रहे हो इतना काफ़ी है, वो नावल पढ़ते हुए बोले, भी गुम हो गई अपनी कहानी में। रशीद साहब खालिद साहब को लेने गए थे और आने वाले थे, तभी हर तरफ शोर मचा था। वो चुप करके उठी और किसी की भी नज़रों में आए बगैर ऊपर छत पर चली गई। अभी से आए 15 मिनट हुए थे कि खालिद साहब के आने का शोर उठा, पर वो माजी में खो गई। दादू आपके जिस्म पे ये पानी वाले दाने क्यों बन रहे हैं? वो दादू को इंसुलिन लगा रही थी जब इसने पूछा। पता नहीं, रशीद आता तो कहती हूँ डॉक्टर को चेक करवा दे, अब तो लेटा भी नहीं जाता। और फिर इसने खुद तायाबू को आने को बोला और कुछ देर बाद आकर दादू को अस्पताल ले गए। वो दादू के साथ बहुत जुड़ चुकी थी, अब दादू को खोना नहीं चाहती थी। पप्पू आती हैं इसके पास बैठती, पर वो अब इनकी बातों का जवाब बस या जीभ में देती। अब तो पप्पू ने भी दिल बर्दाश्त होकर आना छोड़ दिया था। दादू घर आ गई। डॉक्टर ने दवाई दी थी इन दानों पे लगाने के लिए, पर बहुत एहतियात से। जिसको भी इन दानों का पानी लगता है इसका भी यही हाल होता, पर हूर खुद दादू को दवाई लगाती। क्या हुआ अम्मी, ऐसी क्यों बैठी हैं? साजदा बेगम ने दादू को रात के वक्त बैठा देखा तो पास आकर पूछने लगी। हूर सो रही थी। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। दादू को पसीना आ रहा था, सांस फूल रहा हुआ था। मैं अभी रशीद भाई को फ़ोन करती हूँ, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, साजदा बेगम ने घबराते हुए कहा। नहीं शारदा, जो भी अस्पताल जाता है वापस नहीं आता। मुझे लगता है इस बार मैं भी नहीं आना, दादा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। पर शारदा बेगम ने रशीद साहब को फ़ोन किया और दादो को दबाने लगी। मैं तुमसे होर से बहुत खुशक जा रही हूँ। दादो ने ये आखिरी अल्फाज कहे और शारदा बेगम की बाहों में ही गिर गई। होर की आंख अम्मी की चीख से खुली। अम्मी ज़ोर ज़ोर से दादो को बुला रही थी, तभी डोरबेल बजी। हूर जल्दी से दरवाज़ा खोलो, जाके ताया अब आए हैं, शारदा बेगम ने रोते हुए हूर को कहा। वो रोते हुए भाग के गई दरवाज़ा खोलने और जल्दी से तायाबू को लेकर आई। तायाबू डॉक्टर को साथ लाए थे और डॉक्टर के अल्फाज सबके कदमों तले ज़मीन खींच के। दादा चली गई थी और हूर को लगता था अगर पापा घर होते और दादू को वक्त पे अस्पताल ले जाते तो वो बच जाती और हूर एक बार फिर अकेली हो गई। अब वो किसी को नहीं बुलाती थी कि किसके दिल में ये बात बैठ गई थी, वो जिससे प्यार करती है वही उसे छोड़ जाता है। तभी वो दूर हो गई थी सबसे। हूर अंकल आ गए। मुझ ने आके बताया तो चौंकी। जी मैं आ रही हूँ, हूर ने लड़खड़ाती है आवाज़ में कहा। मुझे जानता था वो रो रही है, पर इसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो हज़ार बार पूछने पर भी ना बताती। पर वो इसे बताना चाहता था कि इसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे हैं। हूर एक बात कहूँ? मुझ ने हिम्मत की और हूर का दिल धड़क उठा। जानती थी वो क्या कहना चाहता है। मुझे पापा से मिलना है, बाद में बात होती। हूर कहती हुई जल्दी से नीचे चली गई। वो क्यों मोइज़ से इतना डरती थी वो भी नहीं जानती थी। मोइज़ भी एक ठंडी सांस हवा के स्पुर्द करता हुआ नीचे आ गया। हालिद साहब हूर से मिलकर गमगीन हो गए थे। वो बहुत प्यार करते थे हूर से, पर वो हमेशा खिंची खिंची मिलती थी। दादों के जाने के बाद इन्होंने घर बदल लिया। सब ठीक था, माजी की कोई याद नहीं थी, पतेल कुछ भूलता ही नहीं था। सब खुश थे और हूर सबको देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी सबके साथ खुश नहीं हो सकती थी। फिर सब इसे दूर चले जाते, ऐसा इसका मानना था। यार हम घर चेंज कर रहे हैं, ज़िशान ने अफसरदा लहजे में कहा। वो अब तक एक ही एरिया में रहते थे, पर अब ज़िशान के वालिद को एक अच्छे इलाके में घर मिल रहा था और वहाँ वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। घर इनकी रेंज से भी कम पैसों में मिल रहा था। फिर क्या हुआ, इसी शहर में है ना? साद ने आम लहजे में पूछा। हाँ, यहाँ से 15 मिनट के फासले पे है, ज़िशान ने बताया। फिर क्या मसला जानी, हम कभी यहाँ कभी वहाँ। असद ने भी समझाया। मज़ा आएगा, नई जगह बैठा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, इंसान का दिमाग खुलता है। अहद ने बेतुका हौसला दिया, जिस पे वो सब हंसने लगे। और हाँ, नई नई बच्चियाँ भी सेट करेंगे, साद ने कमीनगी से कहा, जिस पे सब उसे मारने को दौड़े।